फाइट ऑफ सन का विभाजन, इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना। मेरे बच्चे को बचाओ, हम कहाँ जाएं? यह हमारा घर था, अब सब कुछ खो गया। लगभग 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। डर लगता है। 1947 के भारत विभाजन के बारे में तो हमने इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर पन्नों में ही दबा रह जाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ कागजों पर नौकरशाही की ठंडी बेजान कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर एक बेहद खौफनाक हकीकत आकार ले रही थी। इन दोनों के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। जरा इस अजीब सी बात पर गौर कीजिए कि घोषणा हुई तो कैसी कैसी बेतुकी मांगे उठ रही थीं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोगों ने बाकायदा ये मांग कर डाली कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए। तर्क ये दिया गया कि इसे एक मुस्लिम बादशाह ने बनवाया था। खैर, इस मांग ने कभी ज्यादा जोर नहीं पकड़ा, लेकिन ये साफ दिखाता है कि उस वक्त का माहौल और सोच कितनी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो इस एक्सप्लेनर में हम आगे बढ़ते हुए इन मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। संपत्तियों का बेतुका विभाजन, आज़ादी की जल्दबाजी में तय की गई तारीख, झंडे को लेकर दुविधा, एक बिल्कुल अनजान कार्टोग्राफर, फैसले में हुई देरी की भारी कीमत और अंत में इंसानी त्रासदी। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संपत्तियों का बेतुका विभाजन। अब नौकरशाही की बेतुकापन किस हद तक पहुंच गया था, इसे देखकर सच में हैरानी होती है। अधिकारियों के बीच बाकायदा इस बात पर गंभीर बहस चल रही थी कि लाइब्रेरी में रखी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की किताबों के वॉल्यूम्स को इन दो नए देशों के बीच भौतिक रूप से कैसे बांटा जाए। मतलब ज्ञान को भी बीच से काटने की तैयारी थी। जो चीजें बांटी जा रही थीं उनकी लिस्ट इतनी बारीक थी कि क्या कहें। टाइपराइटर, साइकिलें, यहाँ तक कि मेज और कुर्सियां भी गिनी जा रही थीं। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई, और वो थी शराब। जी हाँ, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसलिए ये बिना किसी विवाद के पूरी की पूरी भारत के हिस्से में आ गई। ये पूरी प्रक्रिया कितनी अजीब हो चुकी थी, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है वाइसरॉय की 12 बग्घियां। इनमें से 6 सोने से जड़ी थीं और 6 चांदी से। अब जाहिर है दोनों ही देशों को सोने वाली बग्घियां चाहिए थी। विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार इसका फैसला कैसे हुआ? महज एक सिक्का उछालकर एक कॉइन टॉस हुआ और नतीजा भारत के पक्ष में चला गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, आज़ादी की जल्दबाजी में तय की गई तारीख। असल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने आज़ादी के लिए जो मूल डेडलाइन तय की थी वो थी जून 1948। लेकिन 1947 की शुरुआत में दंगे इतनी बुरी तरह भड़क चुके थे कि ब्रिटेन खुद को इस कलंक से बचाना चाहता था। इसलिए लॉर्ड माउंटबैटन ने इस तारीख को पूरे 10 महीने पहले खिसका दिया। और 14 और 15 अगस्त की ये अलग-अलग तारीखें क्यों चुनी गई? सिर्फ इसलिए ताकि माउंटबैटन दोनों देशों के समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सके। भाग 3 पर झंडे की दुविधा। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। आज़ादी मिलने में बस कुछ ही घंटे बचे थे और बाहर सड़कों पर खौफनाक कत्लेआम मचा हुआ था। लेकिन अंदर माउंटबैटन अपनी पत्नी के साथ माय फेवरेट ब्रूनेट नाम की एक हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। इसके अलावा उनका पूरा फोकस दोनों देशों के लिए ऐसे झंडे डिजाइन करने पर था जिनमें एक छोटा सा ब्रिटिश यूनियन जैक लगा हो। हालांकि जिन्ना और नेहरू दोनों ही नेताओं ने उनके इन डिजाइनों को तुरंत खारिज कर दिया था। इसके बाद है भाग 4, एक बिल्कुल अनजान कार्टोग्राफर, सिरिल रैडक्लिफ। पूरे देश की जमीन बांटने और खींचने का इतना बड़ा काम एक ऐसे ब्रिटिश वकील को सौंपा गया जिन्हें बंटवारे से महज कुछ हफ्ते पहले ही भारत बुलाया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वे इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ के भूगोल, कृषि, संस्कृति, व्यापार या नदियों की बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? रैडक्लिफ ने बिना सोचे समझे जो सीमा रेखा खींची, उससे ना तो भारतीय नेता खुश हुए और ना ही पाकिस्तानी नेता। दोनों तरफ से उनकी इतनी भारी आलोचना हुई कि रैडक्लिफ खुद भी बेहद निराश और नाराज हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने इस काम के लिए मिलने वाली अपनी 2000 पाउंड की भारी भरकम फीस लेने से ही साफ इनकार कर दिया। अब देखते हैं देरी की कीमत। 14 और 15 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी आज़ादी का जश्न तो मना लिया, लेकिन रैडक्लिफ की जो सीमा रेखा वाली रिपोर्ट थी उसे माउंटबैटन ने 17 अगस्त तक बिल्कुल गुप्त रखा और उसे पब्लिश करने में जानबूझकर देरी की। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आज़ादी के 2 दिन बाद तक लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि वे सच में किस देश में खड़े हैं।
अनिश्चितता के इस माहौल ने लोगों के बीच एक भयानक दहशत फैला दी। इस स्थिति का निष्पक्ष रूप से आकलन करते हुए इतिहासकार लियोनार्ड मोज़ली स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अगर ये रैडक्लिफ रिपोर्ट पहले पब्लिश कर दी जाती तो पलायन कर रही भारी आबादी की फौज को बहुत अच्छी तरह से तैनात किया जा सकता था। यानी इस देरी ने बहुत बड़ा और अपूरणीय नुकसान कर दिया। इसी तरह एक और इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे। सोचिए, जिस समय देश एक इतने बड़े और अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था, उस समय प्रशासन झंडे डिजाइन करने जैसे बेमतलब के मुद्दों पर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था और देश की असली सुलगती हुई समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी की जा रही थी। और अब इस एक्सप्लेनेयर का सबसे दर्दनाक भाग 6, इंसानी त्रासदी। एक तरफ तो दिल्ली में अधिकारी आज़ादी का जश्न मनाने में डूबे थे, लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी इन सभी समारोहों से दूर कलकत्ता में थे। वो वहां हो रहे भयानक दंगों को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। उधर कुरुक्षेत्र जैसे रिफ्यूजी कैंपों की स्थिति तो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जो कैंप 1 लाख लोगों के लिए बना था, उसमें 3 गुना ज्यादा लोग ठूसे हुए थे। और सबसे अजीब बात यह है कि उस भारी भीड़ का जो गहरे सदमे में थी, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए प्रशासन को शाम के वक्त एक साथ 15,000 लोगों को डिज्नी की फिल्में दिखानी पड़ती थी। बिना किसी समझ के खींची गई इन सरहदों का नतीजा ये हुआ कि करीब 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तानी पंजाब में फंसे, बिल्कुल वैसे ही 50 लाख मुसलमान भारतीय पंजाब में फंस गए। ये एक ऐसे मानवीय संकट की शुरुआत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस सब का अंतिम परिणाम क्या हुआ? मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को रातों रात अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इस अंधी दौड़ में 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोगों की बेहद दुखद मौत हुई। और इस पूरे खौफनाक मंजर में दुर्दशा और सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी ने झेली तो वो थे बच्चे और महिलाएं। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब कुछ नौकरशाह मीलों दूर सुरक्षित कमरों में बैठकर एक नक्शे पर लकीरें खींचते हैं, तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? प्रशासनिक बेतुकेपन और जमीन पर हुई इस भयानक इंसानी त्रासदी के बीच का ये अंतर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कागजों पर लिए गए फैसलों के जमीन पर कितने गहरे और स्थायी घाव होते हैं। इसे समझे बिना हम इतिहास को सही मायने में इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।